जय हिंद। मैं हूं ऑल एग्जाम जीके से और आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। और आज का जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी के एनालाइज जीके जीएस हैं, जो 2013 यानी 2023 के क्वेश्चन हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही मजेदार एवं बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। और आज इनका एक्सप्लेन होगा बहुत ही इजीली के साथ। आज का क्लास बहुत ही स्पेशली है, इसीलिए मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन मार्क ये बता जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार पहला ऑप्शन बोले तो पहला ऑप्शन हो गया सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा हो गया गोवा। इनमें से बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो हो गया सिक्किम यानी आपका राइट आंसर है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम का है। इनकी बात करें तो इसका हो गया 0.05%, 0.05% इनका जनसंख्या परसेंटेज है। और दूसरा वाला देखते हैं, जो मिजोरम की बात करें, मिजोरम का हो गया आपके सामने कि मिजोरम की बात करें तो 0.09%, 0.09% हो गया मिजोरम का, 0.09% मिजोरम का है। और आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया 0.11%, 0.11% ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक जो हो गया ना, सबसे अधिक जो हो गया वो यूपी का हो गया, सबसे अधिक यूपी का। तो यूपी का कितना है, यूपी का हो गया आपके सामने जो है 16.51% जो है यूपी का, ये आपका सबसे अधिक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अगला क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं। क्वेश्चन में बात की रही कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो किस पार्टी से हैं उत्तराखंड राज्य के। तो पहला ऑप्शन हो गया आपके सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय जनता दल, और ये तीसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी, और चौथा ऑप्शन आम आदमी पार्टी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो किस पार्टी से हैं वो बताना है, उत्तराखंड राज्य के। तो उत्तराखंड राज्य के जो वो पार्टी हैं वो हो गया आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। दूसरे की एक्सप्लेन करें की बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनका जो निर्माण जो हुआ, इनका निर्माण हुआ आपके सामने जो 1991 को हुआ था इनका निर्माण। और इनका निर्माण जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और इसके बाद आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस की बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो वो हो गया 1973, यानी आपका राइट आंसर है। यानी 2 फरवरी 1973 को जो है ना वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। और ये हो गया आपके सामने राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब से शुरू होगी। ये हो गया पहला ऑप्शन बिलासपुर से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, हुबली से चेन्नई, मैसूर से चेन्नई। चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब से कहाँ शुरू होगी, ये क्वेश्चन है। तो ये इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया मैसूर से चेन्नई, मैसूर से चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1936 के वर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? 1936 1936 के वर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा हो गया, दूसरा ऑप्शन मनप्रीत सिंह, तीसरा ऑप्शन मेजर धनंजय, चौथा ऑप्शन सैयद लाल शाहबुखरी। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया मेजर ध्यानचंद। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर स्पेलिंग में, ध्यानचंद है इसका, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद जो है वो आपका राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद। और जो कप्तान की बात करें, दूसरे कप्तान जो है ना, दूसरा कप्तान किसकी बात करेंगे कि बात हो रही कि जयपाल सिंह मुंडा, पहला ऑप्शन की बात करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का हो गया। जयपाल सिंह मुंडा जो है ना कप्तान कब बने? बर्लिन ओलंपिक में भारतीय के कप्तान कब बने थे? जयपाल सिंह मुंडा ये भी कप्तान बने थे, तो वो हो गया आपके सामने 1928 को। 1928 को ये जो है ना कैप्टन बने थे। और दूसरे की बात करें मनप्रीत सिंह हो गया 2020 को जो 21वें कप्तान बने थे, 21वें कप्तान बने थे, वो हो गया मनप्रीत सिंह। और चौथा ऑप्शन की भी बात कर लें कि चौथा ऑप्शन जो है ये सैयद लाल शाहबुखरी हो गया। ये 1932 को ये कप्तान बने थे। और 1936 में कौन बने थे? 1936 में कौन बने थे? वो हो गया मेजर ध्यानचंद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो गया आपके सामने कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो गया आपके सामने जो है ना, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 18 हो गया। दूसरा ऑप्शन बताइए, दूसरा ऑप्शन जो है ना पेज 2 पर है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने जो है अनुच्छेद हो गया 243 और अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 123। इनमें से बताना है कि अंत जो है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित, यानी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आते हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आते हैं, ये आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन में हो गया, पहला ऑप्शन आपके जो है अनुच्छेद 18 है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 18 जो है ना, ये आई आपका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 18 जो है ये आपका राइट आंसर है। जो उपाधियों का अंत होता है, ये उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से आता है? वो हो गया अनुच्छेद 18 वो हो गया उपाधियों का अंत। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना आपके सामने, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 243 है। 2043 जो है अनुच्छेद वो हो गया स्थानीय श्वासन हो गया। स्थानीय श्वासन हो गया। और ये जो अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 44 जो है वो हो गया समान नागरिक संहिता हो गया। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में आता है, समान नागरिक संहिता। और ये जो चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश विवरण हो गया। अध्यादेश विवरण, राष्ट्रपति का अध्यादेश विवरण वो हो गया अनुच्छेद 123 यानी 1023। ये हो गया 1023 जो है ना वो हो गया राष्ट्रपति का अध्यादेश विवरण। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, अगला प्रश्न कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली है और ये सभी को जानना जरूरी है। और इन चार ऑप्शन में से जो है ना, चारों ऑप्शन का आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है ये आपको बताना है। इनका जो ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के लिए ऐड करेंगे कि इनका मुहाना जो है वो मुहाना कहाँ है। इन चार ऑप्शन का
नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र। इन तीन ऑप्शन का जो है ना, तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनका मुहाना कहाँ है और ये गिरती है। ये तो आपको बता ही दिया जा रहा है कि इनका जो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो ए और बी जो है ना ये दोनों हो गया है, ए और बी और दोनों, मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ना ये दोनों अरब सागर में जाकर गिरता है। ये दोनों जो है अरब सागर में जाकर के गिरता है, दोनों नदी अरब सागर में जाकर के गिरता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वो हो गया नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना सभी अरब सागर में गिरती हैं। और क्वेश्चन में बात करें कि ब्रह्मपुत्र की नदी जो है, ब्रह्मपुत्र जो पहले ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ गिरते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ जाकर गिरता है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलते हैं। ये आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। और नर्मदा नदी जो है और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरता है। अरब सागर में जाकर के ताप्ती नदी पर जो है और नर्मदा जो है ये दोनों अरब सागर में जाकर के गिरता है, यानी ऑप्शन इनका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न देखने से पहले ये बताया जाए जो चैनल पर नए हैं उनको वीडियो आपको कैसे लग रहा है वो जरूर कमेंट करें। और एनालाइज जो की जा रही है एसएससी जीडी एनालाइज 2023 जीके जीएस के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको रिपीट किए जाने की संभावना क्वेश्चन है। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल किया गया? ये क्वेश्चन आता है कि 2022 के जो है राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आता है। आप नए हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो आपको पहले बोरिंग की तरफ लगेंगे, लेकिन बट आपको ये क्वेश्चन आपको लाइफ में आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल किया गया। पहला ऑप्शन की बात करें तो 190 हो गया, दूसरा ऑप्शन 280, तीसरा ऑप्शन 52 और चौथा ऑप्शन 27 जो है आपका चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन 27 है। तो इनमें से आपको बताना है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल जो है ना, राष्ट्रमंडल खेल क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल में जो है ना कितने खेल जो है शामिल किए गए वो बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल में जो खेल शामिल किया गया वो हो गया 280। 280 जो है ना 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल में जो शामिल किए गए वो हो गया 280, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन में बात की जाए, एक्सप्लेन में बात करें तो आप सुनिएगा, इसमें से लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसके साथ तो आपको बता दे रहे हैं और आपको आप ध्यान से सुनिए कि आपका जो बताइए एक्सप्लेन की 2022 के राष्ट्रमंडल में खेल कितने शामिल किया गया। तो ये बताया जाए कि जो 280 हो गया, तो ये 28 जुलाई जो है ना 28 जुलाई 2022 से 28 जुलाई 28 जुलाई जो है 28 जुलाई सॉरी 28 जुलाई से 28 जुलाई 2022 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चला था। 8 अगस्त 2022 तक चला था। और इंग्लैंड में और जो है ना इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड में जो है आयोजित किया गया था। इंग्लैंड में इनका आयोजित किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय जो है ना इनका मुख्यालय हो गया लंदन। और पदक तालिका में बात करें कि पदक तालिका में भारत जो है ना चौथे स्थान पर आता है। पदक तालिका जो है वो चौथवा स्थान पर आता है। भारत चौथे स्थान पर रहा। और भारत में कुल पदक जो है वो 61 पदक जीते हैं। भारत में कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 है स्वर्ण पदक हो गया। और रजत जो हो गया वो हो गया 16 हो गया रजत। और कांस्य पदक की बात करें,
तो कांस्य पदक जो हो गया, कांस्य पदक आपके सामने जो हो गया, कांस्य पदक जो है वो हो गया 23। कांस्य पदक हो गया आपके सामने 23 हो गया कांस्य पदक, कांस्य हो गया 23। ये आता क्वेश्चन। और तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2022 के राष्ट्रमंडल में 280 खेल शामिल किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन हो गया कि भारत छोड़ो यात्रा प्रियंका वाड्रा किस राज्य से जुड़ी है। भारत छोड़ो यात्रा, इस क्वेश्चन के लिए ऐड की जा रही है जो कमेंट सेक्शन के लिए पहले ही ऐड की जा रही है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था वो आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन वो कमेंट सेक्शन के लिए ऐड होता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था वो आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में होता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो क्वेश्चन भी ऐड होता है इस क्वेश्चन में। तो इनका जो एक्सप्लेन है वो बताया जाने कि भारत छोड़ो यात्रा प्रियंका वाड्रा किस राज्य से जुड़ी है। भारत छोड़ो यात्रा प्रियंका वाड्रा, तो इनमें से जो ऑप्शन है वो तो आपको दिख ही रही है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से बताना है कि भारत छोड़ो यात्रा प्रियंका वाड्रा किस राज्य से जुड़ी है, मतलब वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। प्रियंका वाड्रा किस राज्य से जुड़ा हुआ वो आपको बताना है। तो ये जो प्रियंका वाड्रा जो है वो हो गया उत्तर प्रदेश। अब भारत छोड़ो यात्रा प्रियंका वाड्रा किस राज्य से जुड़ी है वो हो गया उत्तर प्रदेश यानी जो है आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो गया आपका राइट आंसर। तो इनके एक्सप्लेन में बात करें तो प्रियंका गांधी का जो जन्म हुआ था, प्रियंका गांधी जो है उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1972 को इनका जो है ना जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है ये हो गया 12 जनवरी 1972 को। 12 जनवरी 1972 को प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था। और ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में जनवरी 2019 में राजनीतिक में 2019 में जो है ये राजनीतिक में शामिल हुआ था। प्रियंका गांधी, जो प्रियंका गांधी की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में जनवरी 2019 में राजनीतिक में शामिल हुआ। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव है। और राजीव एवं सोनिया गांधी जो हैं पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश के महासचिव है, एवं राजीव एवं सोनिया गांधी जो है सोनिया गांधी की बेटी है, राजीव एवं सोनिया गांधी की बेटी है। और राजीव एवं सोनिया गांधी की बेटी है और राहुल गांधी की बड़ी बहन है। जो प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं ना, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बड़ी बहन है। ये जो है ना ये हो गया बड़ी बहन है राहुल गांधी के ये राहुल गांधी के जो है ना राहुल गांधी के जो है बड़ी बहन है ये प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी के बड़ी बहन है। और फिरोज गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नातिन है। फिरोज गांधी जो है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रियंका वाड्रा जो है वो हो गया इंदिरा गांधी की नातिन है। प्रियंका वाड्रा जो है वो हो गया ये हो गया इंदिरा गांधी के नातिन है। इंदिरा गांधी के नातिन है वो। और प्रियंका गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था प्रियंका गांधी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। क्वेश्चन बहुत ही इजली है और हमको तो लग ही गया कि आपको
बोरिंग तो जरूर से जरूर लग रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मजाक में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा मजाक में नहीं पढ़ाता। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन जो आप यदि जो बोलते हैं ना, जो कष्ट का फल मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो सभी जानते हैं एवं सभी भी सुने होंगे, और ये भी कहावत बहुत ही पुरानी हो गई है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप मेहनत जितना करेंगे उतना आपका फल मीठा होगा। यानी मजाक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सीरियस लेकर पढ़ना होगा जो क्वेश्चन बताया जाए। और ये कि आराम हराम है, कि आराम में नहीं, जो मजा लेगा उसे बाद में सजा मिलेगा। जो मजाक करता है वो बाद में उसे जरूर से जरूर सजा मिलता है। ये तो पूर्वजों की बात है और ये पारंपरिक चलती आ रही है। जो मजा करेंगे उसे बाद में सजा मिलेगी, जो कि किसी भी चीज़ में, जब वो किसी भी चीज़ में वो पूरे मजा कर रहे हैं तो उसे बाद में उसी चीज़ में सजा मिलेंगे। और यदि कोई उसी चीज़ में कोई यदि अपना परिश्रम कर रहे हैं, कोई यदि अपना परिश्रम कर रहे हैं तो उसे जरूर फल मीठा होगा, यानी जरूर फल मिलेगा। यानी अपना जो मेहनत है वो करते रहो और सरकारी नौकरी जो वो मिलेगी जरूर से जरूर, क्योंकि आपका मेहनत सही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दे कर भी क्या कर लेंगे। यदि आपका क्वेश्चन से नहीं बन रहेंगे तो 2 दिन में पढ़ के क्या करेंगे। सरकार तो 2 दिन में नौकरी का फॉर्म निकाल देंगे, तो क्या आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं? नहीं, आई नो ये नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया के कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी इंसान ऐसा जो है नहीं कर सकता कि 2 दिन में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता। तो आपको जो है मेहनत करते रहना है और पूरे आपको सपोर्ट के साथ रहना है, तभी जाके आपको फल मीठा मिलेगा। तो चले ना बहस किए हुए हम बताएंगे क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, वो पहला ऑप्शन हो गया 1917 हो गया। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो हो गया 1917, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन जो है 1988 और चौथा ऑप्शन 1961 है। चौथा ऑप्शन 1961 है। इनमें से बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत की गई। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत की गई, तो ये बताना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरुआत किया गया। अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो शुरुआत किया गया वो हो गया 1961 को। 1961 को जो है ना अर्जुन पुरस्कार पढ़ा, जो उनका जो शुरुआत किया गया वो हो गया 1961 को। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। 1961 को जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया, ये ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। तो इनके एक्सप्लेन में भी बताया जाए कि 1917 पहला ऑप्शन से बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन से ही बात करें। 1917 जो है ना, 1917 है जो पुलिंजर पुरस्कार जो है इनका शुरुआत जो है 1917 से किया गया। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी बताया जाए, ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हो गया आपके सामने न्यूज़ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हो गया पुलिंजर पुरस्कार, 1917 को शुरुआत किया गया, न्यूज़ के क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरे में हो गया संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है, वो हो गया पुलिंजर पुरस्कार। और अगला जो है 1952 को भी बताया जाए। 1952 को कौन सा पुरस्कार की शुरुआत की गई, तो कलिंग पुरस्कार जो है 1952 को शुरुआत किया गया। ये हो गया विज्ञान संचार जो है ना, विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है, वो हो गया 1952 को जो है वो हो गया कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किया गया। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 को किया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है। और ये तीसरा ऑप्शन जो है 1988 जो है विद्यार्थी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। विद्यार्थी पुरस्कार जो है 1988 को शुरुआत किया गया। विद्यार्थी पुरस्कार 1988 को शुरुआत किया गया। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये विद्यार्थी के दिया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हो गया कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। क्वेश्चन आता है आपातकाल जो है उनकी घोषणा जो है कौन करता है। पहला ऑप्शन हो गया राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राज्यपाल। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। इनमें से बताना है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए यानी आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन में बात करें कि आपातकाल जो है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल, तो आपातकाल जो है वो हो गया आपके साथ, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे, पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, पहला हो गया ये पहला। और दूसरा हो गया राजकीय, और तीसरा हो गया वित्तीय, तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल, पहला राष्ट्रीय, राजकीय, वित्तीय, ये तीसरा 3 तो आपातकाल है। जो आपातकाल जो है वो 3 प्रकार है, वो हो गया राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय हो गया। तो भारत में आपातकाल जो है कितने बार लगा गया आपातकाल लगा है, वो भी क्वेश्चन बात करें कि भारत में जो आपातकाल कितने बार लगा है। तो भारत में जो है ना, भारत में 3 बार लगा है। भारत में 3 बार लगा है। जो पहला हो गया 26, यहाँ से लिखेंगे 26 अक्टूबर 1962 को एक हुआ। 26 अक्टूबर 1962 को हुआ। जो भारत और चीन का जो है युद्ध हुआ था। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। और दूसरा हो गया आपके सामने 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को लगा था। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, तो ये हो गया 2 बार हो गया। और तीसरा आपके सामने 25 जून 1975 को लगा था। ये किसके कारण लगा था, वो किसके कारण के लगाया था। ये सरकार द्वारा जो है ना, सरकार द्वारा बताए गए आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ये तीसरे नंबर पर आता है। ये सरकार द्वारा लगाया गया था, जो आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। और क्वेश्चन में आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपातकाल जो है वो 3 प्रकार के हैं। ये आपको बता दिया गया कि आपातकाल 3 प्रकार के हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय, और दूसरा हो गया राजकीय, और तीसरा आपके सामने जो है वो हो गया वित्तीय। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो हो गया 23वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा ब्रांज मेडल किस राज्य ने जीता। 23वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा ब्रांज मेडल किस राज्य ने जीता, ये आपको बताना है। किस राज्य में जीता ये आपको बताना है। 23वें नहीं 63 यानी 63वें राष्ट्रीय खेल के सबसे ज्यादा ब्रांज मेडल जो है वो किस राज्य ने जीता। पहला हो गया झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात।
झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, इनमें से बताना है कि किस राज्य ने जीता 23वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल, किस राज्य ने जीता। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी आपका जो है ना राइट आंसर है। 63वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल जो जीता वो हो गया महाराष्ट्र ने जीता, वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिख दें कि कैसे लिखें इसे, कि इसे लिखें कि ब्रॉन्ज, ये हो गया एक ब्रॉन्ज, इससे एक निकलेंगे, और यहाँ हो गया गोल्ड, GOLD गोल्ड, और यहाँ हो गया लिख दे रहे हैं सिल्वर, ये हो गया सिल्वर, यहाँ से निकले, ये हो गया ब्रॉन्ज, ये हो गया गोल्ड, और गोल्ड हो गया। टोटल नीचे में लिख दिए। तो टोटल की पहले टोटल में बात करें, टोटल जो है महाराष्ट्र का जो है वो हो गया 63। टोटल जो है महाराष्ट्र का 63 है, नहीं सॉरी ये राइट आंसर है कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 63 जीते थे। जो 63वें राष्ट्रीय खेल में जो है जीते थे वो 63 जीते थे, 63। और टोटल जो है, टोटल आपके सामने जो है 140 है। तो ये देखें कि कटे सिल्वर के, पहले बता दें कि सिल्वर के कितने जीते थे। महाराष्ट्र ने सिल्वर के कितने जीते थे, सिल्वर के हो गया 38, सिल्वर का हो गया 38, सिल्वर के 38 जीते थे। और गोल्ड जो है, गोल्ड के थे 39, गोल्ड के 39। और जो क्वेश्चन है ब्राज जो है ब्राज का जो है वो 63 जीते थे। और टोटल जो है टोटल 140 है, टोटल 140 है। जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं अभी, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। जो सिल्वर के 38 पदक जीते थे और ब्रांज के जो जीते थे, ब्राज जो है वो 63 जीते थे, और गोल्ड के जो थे वो 39 थे। गोल्ड के जो है वो 39 थे, और टोटल जो है वो हो गया 140। ये हो गया महाराष्ट्र का। और अगला देखेंगे, अगला किस राज्य का देखेंगे, अगला जो है हम देख रहे हैं कि झारखंड का, पहला ऑप्शन देख रहे हैं झारखंड का। झारखंड ने ब्रांज के कितने जीते थे, ब्रांज के जो है वो 5 जीते थे, और गोल्ड के जीते थे, गोल्ड के जो थे वो 3 पदक जीते थे, और सिल्वर के जो थे वो सिल्वर के भी 3 पदक जीते थे, सिल्वर के भी 3 पदक जीते थे। तो टोटल कितने हो गए, 5 3 8, 8 और 3 13 टोटल पदक जीते थे। 63वें राष्ट्रीय खेल सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल किस राज्य ने जीता, तो हो गया वो हो गया महाराष्ट्र। और ये जो झारखंड के जो टोटल में है पदक जीते थे वो हो गया 13 हो गया टोटल पदक जीते थे। ये झारखंड की हो गया, झारखंड की बात हो गया। तो चलिए देखते हैं हरियाणा का देखते हैं, हरियाणा की बारी आता है। हरियाणा का देख रहे हैं, हरियाणा ये ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का देखें कि हरियाणा का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 40 जीते, और 40 हो गया ब्रॉन्ज का, और गोल्ड का हो गया 38, गोल्ड का 38, और सिल्वर का 38 हो गया। तो ये टोटल में कितना आता है, ये 8 दूनी 16 यानी 116 आता है ये टोटल में। 116 पदक जीते थे, वो हो गया हरियाणा ने 116 पदक जीते थे, और सिल्वर के 38, ब्रॉन्ज के 40 और गोल्ड के 38 पदक जीते थे। तो चलिए देखते हैं गुजरात की बारी आता है। गुजरात के देखते हैं कि गुजरात ने कितना जीता। गुजरात ने ब्रॉन्ज के जो है 21 पदक जीते, और गोल्ड के जो है 13 पदक जीते थे, और सिल्वर के जो 15 पदक जीते। तो इनका टोटल जो है ये हो गया 49, 13 3 1 4 4 और 3 9 यानी 49 पदक जीते थे। 49 पदक जो है ये गुजरात ने जीता था, टोटल जो है 49। और अभी क्वेश्चन की बात करें कि 63वें राष्ट्रीय खेल में गुजरात ने कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल तो ये राइट होगा 21। और गोल्ड मेडल कितना जीता, 13 हो गया। और
सिल्वर के पदक कितने जीते ना 15 हो गया ना। टोटल कितने हैं ना 49 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 49 होगा तो राइट आंसर होगा। 15 होगा तो राइट आंसर होगा, 21 राइट होगा, 13 गोल्ड का राइट होगा, तो हरियाणा का हो गया। तो ये हो गया राइट आंसर। तो इनका जो 63वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल जो जीतने वाला है वो हो गया महाराष्ट्र। ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता। और दूसरे नंबर पर जो आता है ना, दूसरे नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर हरियाणा जो 116 हो गया, 116 और इनका 140। ये फर्स्ट नंबर पर आता है 1 नंबर पर, और ये हो गया 2 नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो गया आपके सामने, अगला प्रश्न हो गया हिंदी का। अगला प्रश्न हो गया आपके सामने हिंदी का, अमृत का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि एसएससी जीडी एनालाइज जीके जीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस जो बहुत ही इजीली एवं बहुत ही ये क्वेश्चंस आप पूछ ली, ये क्वेश्चंस यदि आप समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमृत का विलोम शब्द पहले दिया गया अंत हो गया क्या अमृत का, दूसरा हो गया 20 हो गया, तीसरा हो गया चतुर और चौथा हो गया अस्त। इनमें से बताना कि अमृत का जो विलोम शब्द है वो क्या है। अमृत का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। अमृत का विलोम शब्द जो है ये सभी को जानना जरूरी है, ये सभी को जानना जरूरी है। ये एक छोटे बच्चे का क्वेश्चन है, छोटे बच्चे क्वेश्चन जो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते हैं, 3, 4, 5 क्लास में जो पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन है कि अमृत का यानी विलोम शब्द जो है ना, विलोम शब्द जो है वो आपको 6 क्लास तो क्लियर कर लेना चाहिए था कि अमृत का जो विलोम शब्द क्या है, यानी क्या होगा अमृत का विलोम शब्द। तो अमृत का विलोम शब्द जो है ये आपको सभी को मालूम ही है कि आप यदि रामायण जो देखते हैं ना, जो भगवान की कथा जो है ना, तो भगवानों ने समुद्र मंथन ने अमृत निकाला था। तो अमृत खाने के लिए कोई दौड़ रहा था, कोई और एक जो निकला वो हो गया 20। तो जब उल्टा गया तो उनको 20 निकल गया, तब उल्टा किया उसका उल्टा गया तब अमृत निकल गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन में बात करें कि 20 का तो हो गया, ये 20 का ऑप्शन हो गया अमृत, 20 का राइट आंसर हो गया अमृत। ये यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं 20 का हो गया, 20 का हो गया अमृत, ठीक है। 20 का विलोम शब्द हो गया अमृत। इसके बाद आता है कि अंत का क्या होगा, अंत का क्या होगा। अंत का जो है ना, अंत का हो गया आदि, अंत का आदि, ये हो गया विलोम शब्द। और चतुर का क्या होगा, चतुर का क्या होगा ना, चतुर का जो है उनका उल्टा जो चतुर है उनका उल्टा जो है वो मूर्ख है। और ये अस्त का है, अस्त जो है सूर्यास्त और उदय, ये आपको जानना जरूरी है। ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है कि उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, चतुर वो आदमी बहुत चतुर है और ये बहुत मूर्ख है। ये क्वेश्चन ये राइट आंसर है। चतुर का मूर्ख हो गया, अस्त का उदय हो गया, 20 जो है वो अमृत हो गया, अंत का आदि हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने हो गया, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कि वाटर पोलो जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी की संख्या तो आपको जानना जरूरी है। इनमें से इनका जो राइट आंसर ना बताने से पहले यदि आप इनमें से कोई भी आंसर जानते हैं कि 11 खिलाड़ी किस खेल में हैं, 15 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, 9 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, 7 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो पहले कमेंट करें। तो वाटर पोलो जो है 15 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 4 ऑप्शन है। 7 खिलाड़ी हो गया, 9 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है, इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या है। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो जो है वो 7 खिलाड़ी के होते हैं। वाटर पोलो ये आप सर्च करके देख लेंगे कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। और इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो गया डी। वाटर पोलो की बात करें तो 7 खिलाड़ी हो गया, डी यानी आपका डी आपका राइट आंसर है। तो इनकी जो मैदान की बात करें, मैदान जो होता है ना वो लंबाई एल इंटू इनकी मैदान की जो है लंबाई
और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितना है। लंबाई और चौड़ाई जो है तो ये लंबाई हो गया 270 होता है और चौड़ाई जो है वो हो गया 180 मीटर। 180 मीटर ये हो गया लंबाई और चौड़ाई वाटर पोलो में। और खिलाड़ी की बात करें, यहाँ पर वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या बताएंगे तो खिलाड़ी की बता रहे हैं कि 15 खिलाड़ी किस खेल में होता है। 15 खिलाड़ी जो है वो रग्बी में होता है। 15 खिलाड़ी रग्बी में होता है। रग्बी फुटबॉल जो है उसमें 15 खिलाड़ी, और ये 11 खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और रग्बी फुटबॉल में जो 15 खिलाड़ी होते हैं, और 9 खिलाड़ी जो हैं वो हो गया बेसबॉल में होता है। 9 खिलाड़ी बेसबॉल में होता है। और वाटर पोलो में तो बताई थी कि वाटर पोलो जो है ये क्वेश्चन है ही 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो, यहाँ पर आता है वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है SC ST का आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ाया गया। SC ST का क्वेश्चन, ये SC ST के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो SC ST की बात करें, अपनी की बात कर रहे हैं तो उनको तो समझना चाहिए था। जो SC ST कैटेगरी के हैं वो ये क्वेश्चन जो है वो उनको दिल में बैठा के रखना है कि SC ST का आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ाया गया, ये कितने सालों तक बढ़ाया गया, कितने सालों को बढ़ाया गया ये बताना है SC ST को। ये बहुत ही टारगेट क्वेश्चन। तो 10 साल पहला ऑप्शन 10 साल 6 साल, पहला ऑप्शन 10 साल, दूसरा 6 साल, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन आपके सामने जो है 5 साल 4 साल। 10 साल 6 साल 5 साल 4 साल, इनमें से बताना है कि SC ST जो है उनका आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ाया गया। तो इनका जो आरक्षण जो है ना ये जो है 10 सालों में बढ़ाया गया, 10 साल तक बढ़ाया गया इनका आरक्षण। तो क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेन की बात करें तो इस बिल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। ये जो है इनको भगवान माना जाए कि रविशंकर प्रसाद जो है रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 296 एल्गो इंडियन है, 296 एल्गो इंडियन है, और मंगलवार को लगभग लोकसभा से पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा से पास हो गया था। और 25 जनवरी 2030 तक 25 जनवरी हो गई है, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ने का प्रावधान है। 25 जनवरी 2030 तक जो है ये बढ़ने का प्रावधान है। और बढ़ने का प्रावधान है जो संविधान संशोधन 126वां बिल लोकसभा में पास है। 126वां लोकसभा में जो है संविधान संशोधन 126वां में। तो ये आपका राइट आंसर है। यानी आरक्षण जो है वो कितने सालों तक बढ़ाया गया। तो आरक्षण जो है ना वो 10 साल तक बढ़ाया गया। इनका आरक्षण 10 साल तक बढ़ाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हो गया आपके सामने कि 2022 में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन में मिस्टेक्स है कि कमिश्नर हो गया, यहाँ पर कमिश्नर होगा कि 2022 में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन है। 2022 में दिल्ली पुलिस में नए कमिश्नर कौन है, ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन हो गया राकेश अस्थाना,
संजय अरोड़ा, जैन चतुर्वेदी, सूर्यकांत जोग। जिनमें से बताना है कि कौन है, कौन है कि 2022 में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन है। तो दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं वो हो गया संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा यानी आपका राइट आंसर, संजय अरोड़ा यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, संजय अरोड़ा यानी आपका राइट आंसर है, संजय अरोड़ा आपका राइट आंसर। तो संजय अरोड़ा जो है, संजय अरोड़ा वो संजय अरोड़ा तमिलनाडु के केंडर 1998 जो है बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं 1998 के संजय अरोड़ा। और ये संजय अरोड़ा की बात हो गई। और यहाँ पर आता है कि यूपी के जो है ना जैन चतुर्वेदी करेंगे कि जैन चतुर्वेदी जो है, जैन चतुर्वेदी। तो जैन चतुर्वेदी जो है यूपी के, जैन चतुर्वेदी जो है वो यूपी के डीजीपी रहे। उसका निधन हो गया, उसका निधन जो हो गया तो 1951, उसका निधन होने के बाद 1951 को उसका निधन हो गया। तो 1951 के बैच में आईपीएस 1951 के बैच में आईपीएस रहा। तो 2018 को निधन हो गया, जो इनका 2000 इनका जो 2018 को है ना, इनका भी निधन हो गया। और अगला देखेंगे, अगला आपके सामने जो है वो हो गया सूर्यकांत जोग। सूर्यकांत जोग जो है 1953, सूर्यकांत जोग 1953 जो है 1953 के बैच के आईपीएस रहा 1953 के बैच के आईपीएस रहा 1953 के। और क्वेश्चन में बात करें कि राकेश अरोड़ा, ये राकेश अस्थाना जो है, राकेश अस्थाना की बात नहीं की गई, ये मिस्टेक हो गई कि राकेश अस्थाना 1984 हो गया, 1984 जो गुजरात केडर के, जो 1984 के जो गुजरात केडर के आईपीएस थे। 1984 जो हैं वो राकेश अस्थाना गुजरात के थे, गुजरात के 1984 के 1900 गुजरात के थे जो आईपीएस थे, आईपीएस स्थान। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर थे वो हो गया 1984। और ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो क्वेश्चन में बताया कि 2022 में दिल्ली पुलिस में नए कमिश्नर कौन है, तो ये हो गया संजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका राइट आंसर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, और जो आज का वीडियो था वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल था। और पूरे क्वेश्चन जो हैं डिफेंस, जो पूरे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं। इस क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया गया, 100 क्वेश्चन जो हैं बताए गए। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, और जो आज का वीडियो तो आप ये देख ही लिए कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल था। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के यदि साथी हैं, चैनल पर यदि जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।